इतने भयंकर दर्द में अर्चित का सर डगमगा रहा था और उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे थे। उसके हाथ इधर उधर हवा में कुछ ढूंढ रहे थे ताकि वो कुछ भारी चीज उठा सके और खुद को धनुष से बचा सके। अर्चित जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, ये खूनी है, ये मुझे मार डालेगा। मानवी भी अपने पति का खून फर्श पर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिर्फ 3000 रुपए के लिए लड़का खून तक कर सकता है। वहां जो कुछ हो रहा था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अन्नू और तन्नू तो इतने डर गए थे कि ना तो उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और ना ही वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी हिल डुल रहे थे। बस आंखें और मुंह फाड़कर वो सब कुछ देख रहे थे। आरती भी भौचक्की सी वो सब कुछ देख रही थी। अर्चित बेहोश होने लगा था। बेहोश होते होते वो वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें सुन रहा था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर हुआ विवाद इतना भयंकर रूप ले सकता है। घर में मौजूद लोग डरे सहमे से खून में सने हुए अर्चित और धनुष को देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात का इतना डरावना अंजाम होगा। सब लोग डर से चिल्लाने लगे थे। अर्चित की बीवी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू दोनों बहुत तेज रो रहे थे। बाकी के लोग भी इधर उधर भाग रहे थे। कोई पुलिस तो कोई डॉक्टर चिल्ला रहा था। लोगों ने धनुष और अर्चित दोनों को उठाकर अलग अलग जगह पर लेटा दिया था। वहां फर्श पर बहुत खून फैल गया था। अर्चित तो दर्द में चिल्लाकर बेहोश हो चुका था और धनुष जैसे किसी बहुत बड़ी जंग से घायल होकर लौटा हो। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में कौन गलत था। अभी तक उन चुराए हुए 3000 रुपयों का भी पता नहीं लगा था कि चोरी किसने की, इसलिए धनुष को भी जिम्मेदार ठहराना गलत था। और अर्चित जिसने धनुष की मां पर हाथ उठाया था, तो क्या एक बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है जिसके सामने उसकी मां को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? वो अगर लड़ता नहीं तो क्या करता? आखिर कोई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मां के ऊपर कोई हाथ उठाए। कुछ ही देर में वहां मची उथल पुथल के बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है। कुछ फालतू लोग तो पुलिस को देखते ही चुपचाप से वहां से खिसक जाते हैं। पुलिस के आते ही एक अजीब सी घटना हुई। अर्चित जो काफी देर से बेहोश पड़ा था, अचानक से उसके शरीर में न जाने कहां से थोड़ी सी जान आ गई और वो तेज तेज करहाने लगा। अर्चित ने जैसे ही धनुष को देखा, उसकी आंखों में वो सारा सीन फिर से चलने लगा जब धनुष उससे लड़ रहा था। चारों ओर कमरे में बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। अर्चित ने अपने आप को संभाला और एक नजर धनुष पर डाली, जिसे देखते ही अर्चित की आंखों में फिर से गुस्सा भर गया और वो चिल्लाकर पुलिस वालों से बोला, ऑफिसर, इस लड़के ने मेरे 3000 रुपए चुराए हैं। मैं आपको इस लड़के को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये चोर है। आरती बेचारी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी, जैसे उसके मुंह में शब्द ही खत्म हो चुके थे। तभी लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति कहती है, यहाँ हमें एक खून होने की रिपोर्ट मिली है। क्या मैं जान सकती हूँ वो रिपोर्ट किसने की है? उस पूरे हॉल में एक शार्प कॉन्फिडेंस से भरी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और वैसे भी इतनी देर से लोग वहां लड़ाई झगड़े की बातें ही सुन रहे थे। क्रांति सिंह की बॉडी लैंग्वेज से ही वो बड़ी तेज तर्रार, दो टूक बात करने वाले पुलिस ऑफिसर लग रही थी। पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह ने अर्चित की बातों को नजरअंदाज कर दिया था और अब वो उस पूरे हॉल में चारों ओर देखकर वहां हुई घटना का मुआयना कर रही थी। और तभी उन्होंने मर्डर रिपोर्ट होने की बात पूछी थी। मानवी ने सर झुकाकर खुद से हुई गलती की माफी मांगी और पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह से बेहद दबी हुई आवाज में कहा, मैडम जी, मर्डर की रिपोर्ट मैंने की थी। मैं बहुत डर गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने पहली बार ऐसा खून खराबा देखा था। मुझे मेरे पति की हालत देखकर डर लग रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और उनका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका था। मुझे लगा आज मैं अपने पति को खो दूंगी। कहते कहते वो रोने लगती है। मानवी की बात सुनकर क्रांति के चेहरे के भाव थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को इस हालत में देखेगी तो उसका डर जाना स्वाभाविक था। इसलिए क्रांति सिंह ने मर्डर की झूठी रिपोर्ट पर भी मानवी को कुछ नहीं कहा। पुलिस ऑफिसर ने धनुष और अर्चित दोनों के हालात का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तभी अर्चित ने दोबारा, लेकिन इस बार पहले से तेज आवाज में अपनी बात कही, ऑफिसर, इस लड़के को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारे घर से 3000 रुपए चुराए हैं।
और तो और जब मैंने इसकी इस हरकत पर इसे डांटा तो इसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। अर्चित अपनी बेइज्जती का धनुष से बहुत बुरा बदला लेना चाहता था। वो उस सीन को भूल नहीं पा रहा था जब धनुष ने उसका हाथ तोड़ दिया था। और ये बात अर्चित को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि धनुष पहले की तरह अब कोई मासूम बच्चा नहीं है जिसे वो कभी भी डांट पीट सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह अर्चित की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो तो बस अपने पुलिसिया अंदाज में उन दोनों को लगी चोटों का मुआयना कर रही थी। और इसी बीच उन्होंने अपने साथ आए हवलदारों को उस एरिया को सील करने का ऑर्डर दे दिया था ताकि कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अर्चित जो एक रसूख वाला आदमी है, उसे लगा कि शायद लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह उसे पहचान नहीं पा रही है। तब उसने क्रांति सिंह को अपनी पहचान बताने के लिए कहा, ऑफिसर आप शायद मुझे जानती नहीं है। आपके कमिश्नर मिस्टर पाटिल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इंस्पेक्टर शर्मा तो मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं। आप चाहे तो मेरे बारे में अभी उनसे फोन करके पूछ सकती है। मेरा काफी लेना देना रहता है उनसे। आपको तो पता ही होगा कि आपके इस नए पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में हमने भी काफी दान दिया है। बाकी आप तो मुझे काफी समझदार नजर आती है। अर्चित उस लेडी ऑफिसर से ऐसे बात कर रहा था कि दबाव में आकर उसे अर्चित की बात माननी ही पड़े। अर्चित के चेहरे की वो घटिया सी रुआबदार मुस्कान बता रही थी कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह को उसके सीनियर अधिकारियों का डर दिखाकर सारे इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरफ से चलाना चाहता है। उसका बस चले तो अपने खुद के भांजे धनुष को बाकी की सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दे। वहां थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर उसकी अपनी बड़ी बहन आरती खड़ी है, जिसके मुंह पर अर्चित ने अभी कुछ देर पहले एक जोर का तमाचा जड़ा था। जिस इंसान को अपनी बहन की भी इज्जत की परवाह ना हो, उससे कैसी भी उम्मीद लगाना बेवकूफी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह कुछ अलग ही मिजाज की ऑफिसर है। जैसा अर्चित ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्रांति सिंह अर्चित की बात सुनकर कुछ पलों के लिए उसे घूर कर देखती है, फिर बड़े नाजुक और ताने भरे अंदाज से उससे कहती है, अच्छा तो आपने उस बिल्डिंग के लिए डोनेशन इसलिए दिया था कि आप जिसे कहे मैं उसे गिरफ्तार कर लूं। क्रांति सिंह तो पहले ही उसके धौस भरे व्यवहार को समझ चुकी थी और उससे चिढ़ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने अर्चित की बात का इस अंदाज से उत्तर दिया कि वो समझ जाए कि क्रांति सिंह उसके रसूख से डरने वाली ऑफिसर बिल्कुल नहीं है। और ये तो स्वाभाविक था कि अर्चित ने एक लेडी ऑफिसर से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, जबकि उसने पुलिस के उससे भी बड़े अधिकारी से अपने करीबी रिश्ते के बारे में क्रांति सिंह को अवेयर कराया हो। क्रांति सिंह का जवाब सुनकर तो अर्चित जैसे बगले झांकने लगा। एक ही दिन में उसकी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो भांजे ने उसका हाथ तोड़ दिया और अब जिस पुलिस अधिकारी को वो कुछ समझ ही नहीं रहा था, उसने भी बाकी सभी लोगों के सामने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अर्चित की बात को कोई इम्पोर्टेंस ना देते हुए क्रांति सिंह ने अर्चित और धनुष दोनों की चोटों का अच्छे से इंस्पेक्शन कर लिया था और उसके साथ आए बाकी के हवलदार घर की बाकी चीजों का मुआयना कर ही रहे थे। क्रांति सिंह ये पता लगा चुकी थी कि इतनी देर से अर्चित बार बार अपने जिस हाथ के टूटने की बात कर रहा था वो सब तो एक बहाना था। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, बस उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। वहीं दूसरी ओर धनुष को लगी चोटें अर्चित से बहुत ज्यादा गंभीर थी। धनुष के पेट और कमर के पीछे वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी और यहाँ तक कि धनुष तो अब भी अधमरा ही पड़ा हुआ था। क्रांति सिंह को सबसे ज्यादा परेशानी फर्श पर इतना सारा खून देखकर हो रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि बेशक धनुष को बहुत ज्यादा चोटाई हुई है, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है, जबकि वहां मौजूद बाकी के लोग कह रहे थे कि धनुष ने ही वहां पर खून की उल्टी की थी। बाकी की कहानी आरती की आंखें बयां कर रही थी। क्रांति ने धनुष का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर परेशान होकर क्रांति ने धनुष से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हें कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है क्या? धनुष बहुत धीमे से बिल्कुल दबी हुई आवाज में उसे जवाब देता है, मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, वरना मेरी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। उसका जवाब सुनकर क्रांति को बहुत अजीब लगा और वो कुछ देर तक धनुष के उस मासूम से चेहरे को देखती रही। फिर उसकी नजर धनुष की माँ आरती पर गई, जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। इसीलिए क्रांति सिंह चुप हो गई। तभी क्रांति सिंह की कंसंट्रेशन को भंग करती हुई उसके एक जूनियर इंस्पेक्टर की आवाज क्रांति के कानों में पड़ी, मैडम जी
ये केस हमें इंस्पेक्टर शर्मा को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। ये तो मामूली सा एक घरेलू झगड़े का मामला है। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने सर पर ज्यादा बोझ लेकर घर नहीं जाना चाहता, और फिर ये साबित हो ही चुका है कि यहाँ कोई खून ही नहीं हुआ। तो क्रांति कहानी पसंद आ रही है? पॉकेट प्रीमियम के साथ मजा हो जाता है डबल। हर कहानी में पाइए 5। कहानी पसंद आ रही है? पॉकेट प्रीमियम के साथ मजा हो जाता है डबल। हर कहानी में पाइए 5 घंटे। तो क्रांति सिंह का जूनियर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, जो केवल मर्डर का केस ही हैंडल करते हैं, वो इस केस को क्यों अपने हाथ में लेकर अपने काम का बोझ बढ़ाए। लेकिन क्रांति सिंह ऐसी सरकारी अधिकारी नहीं थी जो काम से हाथ छुड़ाकर वापस लौट जाए। इसलिए वो अपने जूनियर श्रीवास्तव को एक सीनियर ऑफिसर की तरह ही जवाब देती है। श्रीवास्तव, अभी कुछ ही दिनों पहले कमिश्नर साहब ने क्या कहा था, वो शायद तुम भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा इसमें हमारी यूनिट की ही नहीं पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी है। और वैसे भी जब हम यहाँ आ ही चुके हैं, दूसरी यूनिट को बुलाकर उन लोगों का समय क्यों बर्बाद करना। जो भी रिपोर्ट होगी हम उन्हें वहाँ जाकर भी तो हैंडओवर कर सकते हैं। क्रांति सिंह ये बोलकर अपने आप को बड़ा ही सहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसके साथ आए बाकी के पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसा कि वो क्रांति सिंह को जानते थे कि वो कभी भी दूसरी यूनिट के केस में नहीं उलझती थी, और ये तो क्रांति सिंह की यूनिट का केस था ही नहीं। फिर वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। पर अपनी सीनियर से वहां मौजूद पुलिस वाले सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद क्रांति सिंह को अर्चित की बात का बहुत बुरा लगा है, और इसीलिए वो ये केस खुद ही हैंडल करना चाहती है। श्रीवास्तव को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ऑफिसर क्रांति सिंह शर्मा जी के काम करने के तरीके से बहुत नफरत करती थी, और जब अर्चित ने उनसे कहा कि वो कमिश्नर पाटिल और इंस्पेक्टर शर्मा को बहुत अच्छे से जानता है, तो शायद यही बात क्रांति को बहुत बुरी लगी है। तो ना चाहते हुए भी अर्चित ने अपना रुबाब दिखाने के चक्कर में अपनी कब्र खोद ली है। क्रांति सिंह ने अपनी यूनिट के बाकी लोगों को आंखों ही आंखों में एक इशारा किया, और वो सभी अर्चित के घर की तलाशी लेने लग गए। जब अन्नू और तन्नू ने पुलिस वालों को घर की तलाशी लेते हुए देखा, तो जैसे उनके पैरों से जमीन ही निकल गई हो। उन दोनों के उड़े हुए चेहरे के रंग से साफ पता लग रहा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अन्नू और तन्नू दोनों के पैर कांप रहे थे। उनकी मां मानवी तो अर्चित को संभालने में लगी हुई थी। अन्नू और तन्नू भगवान से दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह पुलिस उन 3000 रुपयों की बात भूल जाए, जिन्हें चुराने का इल्जाम उन दोनों ने मिलकर अपने कजिन भाई धनुष पर लगा दिया था। लेकिन अन्नू और तन्नू इतना डर रहे थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पुलिस वालों से कुछ भी कह सके। अर्चित को लगा कि उसके दोनों बच्चों का चेहरा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि उसे चोट लग गई है, इसलिए वो उन दोनों की ओर देखकर कहता है, अन्नू तन्नू, तुम दोनों दुखी मत हो। मेरा सिर्फ शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, और इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर अन्नू और तन्नू दोनों बहुत जोर से रोने लगे, लेकिन वो दोनों कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो वहां मौजूद पुलिस वाले सब सुन लेंगे, इसलिए दोनों बस रो रहे थे। और उनकी ये हालत देखकर अर्चित सोच रहा था कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो दोनों मेरी हालत देखकर रो रहे हैं। अर्चित की फैमिली का मेलोड्रामा चल ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक हवलदार एक कपड़े में बंधे हुए कुछ पैसे लेकर वहां आ जाता है, और पुलिस ऑफिसर क्रांति के पास जाकर कहता है, मैडम जी, अंदर अलमारी के ऊपर से मुझे ये रुमाल बंधा हुआ मिला, जिसमें कुछ पैसे ऐसे रखे हुए थे कि ये किसी के हाथ ना लग जाए। उन पैसों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कुछ कानाफूसी करने लगे। अर्चित और मानवी तो दोनों उस रुमाल को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अन्नू और तन्नू ने अपने रोने की आवाज थोड़ा तेज कर दी थी। धनुष और उसकी मां आरती भी एक टक बिना पलक झपकाए उस रुमाल के अंदर जो पैसे दिखाई दे रहे थे उन्हें ही देख रहे थे। बस अब कुछ ही देर में पता चलने वाला था कि ये पैसे किसने वहां छुपाए थे। अर्चित के होठों की हंसी साफ साफ बता रही थी कि अब धनुष का जेल जाना तय है। क्या सचमुच धनुष ने अपने ही मामा के घर में चोरी की थी? क्या अर्चित धनुष से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे जेल भिजवा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर।